नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन रहा, जहां 4 चरण में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल रहे। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सभी सांसद, एमएलए और मंत्री भी शामिल रहे। कार्य समिति में आज राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला जो है वो आज सुनाया जा सकता है। आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है। 4 चरण में बीजेपी कार्य समिति की यह बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल है। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में सभी सांसद, एमएलए और कई मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कार्य समिति में आज कुछ राजनीतिक प्रस्ताव जो है इस पर भी फैसला लिया जाएगा। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण बैठक ये जारी है। फिलहाल क्या फैसले जो है वो आज इस बैठक में लिए जाएंगे जनता के हित से जुड़े? हनी जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हल्द्वानी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्य समिति का बैठक का आज ये दूसरा दिन है। बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बताया जा रहा है कि जनता के हित से जुड़े इस बैठक में कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। कल भी ये बैठक जारी रही थी और आज भी ये बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। 4 चरण में बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसमें शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में सभी सांसद, एमएलए और मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। कार्य समिति में आज बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, जैसा कि आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जनता से हित से जुड़े क्या कुछ फैसले हैं आज बैठक में लिए जा सकते हैं? सर देखिए, तमाम मामलों में जो कार्य समिति है हमारी, जो केंद्र से काम मिलते हैं उसके बारे में चर्चा होती है। 8 साल बेमिसाल जो माननीय मोदी जी के रहे हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है। और जो वृक्ष पास होता है, राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाते हैं, वो तमाम चीजें इस कार्य समिति में होती हैं। ये हमारा कामकाजी कार्यक्रम रहता है कि पार्टी की किस रीति नीति के ऊपर हम काम करेंगे, क्या जो हमने कमिटमेंट्स किए थे उन कमिटमेंट्स को किस तरह से फुलफिल करेंगे। बहुत ईमानदारी के साथ मेरी सरकार ने जो कमिटमेंट्स जनता के साथ किए उन कमिटमेंट्स को पूरा करना है। जो 8 साल के
हमने काम किए हैं उन्हें जनता के बीच तक लेके जाना है। बहुत अच्छे से मेरी सरकार काम कर रही है। बहुत शानदार उद्बोधन माननीय युवा मुख्यमंत्री जी का रहा। उनको बधाई दी गई है ऐतिहासिक जीत के लिए। 94% मत लेके उन्होंने देश के अंदर नया इतिहास रचा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ जो सरकार काम कर रही है, उन्होंने एक बहुत स्पेशल चीज पे जोर दिया है। 1064 जो टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंचाएं। कहीं भी भ्रष्टाचार होते हुए देखें तो तुरंत रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो बनाएं और 1064 के ऊपर भेजें, और जिससे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हम बना सके। जो भेजने वाला व्यक्ति होगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, और जिससे हम भ्रष्टाचार के ऊपर जो ब्लैक शीप्स हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग प्रदेश के अंदर हैं, जो फाइलों को पेंडिंग में डाल देते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो पैसे की रिश्वतखोरी करने की कोशिश करते हैं, पैसा मांगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत ईमानदार पहल युवा मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई दे रही है, और तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि सब अपने ऑडियो वीडियो कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचाएं। कहीं गड़बड़ दिखे तो ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, और युवा मुख्यमंत्री का जो नंबर मैंने आपको बताया 1064, इसके ऊपर भिजवाइए। इससे वर्क कल्चर में बड़ा डिफरेंस आएगा, और कहीं ना कहीं जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कामना की थी, जिसके लिए संघर्ष किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड एक खूबसूरत उत्तराखंड के रूप में निखर के आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी एक कार्य समिति हुई है, कार्यवृत हुए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए, राजनीतिक प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया। तो जो हमारे प्रोसेस होते हैं, तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए संगठन की दिशा में आगे की तरफ बढ़े हैं। पन्ना प्रमुख के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जो जीत हमारी 94% वोट लेके जैसी चंपावत में जीत हुई, उस रिकॉर्ड को आगे कौन तोड़ेगा, इसके लिए भी एक नया चैलेंज है कि ये रिकॉर्ड भी हमने तोड़ना है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। इस रिकॉर्ड को कौन कौन तोड़ेगा, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पन्ना प्रमुख पन्ना टोली के दम पे आगे बढ़ेगा, तो तमाम रिकॉर्ड आने वाले भविष्य में भी ध्वस्त किए जाएंगे। उस दिशा में काम करने की लाइंस के ऊपर ये चर्चा भी हुई है। मैं कह सकता हूँ कि मनोबल बढ़ाया गया है कार्यकर्ताओं का, और समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे इस दिशा में। सारी तमाम बातें हुई है। चलिए शादाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 जून को टिहरी जनपद के कागुड़ा के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम के दौरे से पहले एसडीएम अपूर्वा सिंह ने मेनखाल से कागुड़ा पहुंचकर तैयारियों का पूरा जायजा लिया। एसडीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एसडीएम अपूर्वा सिंह ने तहसीलदार कंसीसौर को जल्द एलएनवी के कर्मचारियों से समन्वय बना करके हेलीपैड के लिए उपयुक्त स्थान चयन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों भगवान कागुड़ा नागराजा की डोली अपने प्रवास स्थान पंदोगी के क्षेत्र के विभिन्न गांव में भ्रमण पर हैं, जो कि करीब एक सप्ताह प्रतिदिन दिन में पौराणिक स्थल कागुड़ा मेले में पहुंच करके लोगों को आशीर्वाद देती हैं। इसी मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 जून को कागुड़ा कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी मुलायम सिंह रावत भी इसमें मौजूद रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केदारनाथ यात्रा के दौरान हो रही घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में एक फैसला लिया है। इसको लेकर के काफी ज्यादा अलर्ट भी नजर आ रहे हैं। दायर जनहित याचिका पर भी इसमें सुनवाई की बात कही है।
तो फिलहाल हाईकोर्ट ने विभाग और राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा है। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने चारों धामों के जिलाधिकारियों, पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए एक कमेटी का गठन करने को भी कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जून की तिथि नियत की है और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के बयान भी दिया है, जिसमें सतपाल महाराज ने ये कहा कि राज्य में चल रही चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को उन्होंने बेहतर बताया है। हाल से पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां एक और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केदारनाथ यात्रा के दौरान हो रही घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने चारों धामों के जिलाधिकारियों, पशुपालन विभाग सहित कई लोगों को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए एक कमेटी का गठन करने की भी बात कही है। और वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जून की तिथि भी अब तय की है। और एक और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के सतपाल महाराज का कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू हैं। साथ ज्यादा बातचीत करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट नीरज कोहली जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, जहां एक और अगर हम बात करें तो राज्य सरकार साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमने चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर के लगातार प्रदेश में बवाल भी मचा हुआ है। हाँ, नमस्कार मैडम जी सर। देखिए कि ये जो घोड़े खच्चरों की जो यात्रा के दौरान जो मौत हो रही है, ये इसी साल नहीं हो रही है। पिछले अगर आप 3 साल का आंकड़ा देखेंगे, 19, 20, 21 और 21-22 में, तो निरंतर साल दर साल हर बार पशुओं की जो है मौत होती है जी। और ये है इस बार क्योंकि यात्रा बहुत पीक पे है और क्योंकि पीक पे है तो जो पैदल चलने में असमर्थ यात्री हैं उनके पास एक घोड़े खच्चरों का और दूसरा हेली सर्विसेज का 2 विकल्प होते हैं जी। तो इसलिए घोड़े खच्चरों पर भी इस बार बहुत ज्यादा दबाव है और इस वजह से बड़ा कारण ये है कि घोड़े खच्चरों को जो रास्ते में एक तो विश्राम स्थल और जो कहने के लिए खाने के लिए उनको जो कैटल फूड होता है वो प्रॉपर मिलना और तीसरा ये है कि पानी के उनके लिए गर्म पानी की एक व्यवस्था होनी, क्योंकि वो जब यहाँ से नीचे से चलते हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है और वहाँ का जो तापमान है और मौसम है वो अलग है और जब वहाँ पहुँचते हैं केदारनाथ जी में और वहाँ के तापमान में और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। तो रास्ते में गर्म पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, वो गर्म पानी मुझे जहाँ तक लगता है कि गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा उनको जो फूड प्रॉपर मिलना चाहिए वो फूड नहीं मिल रहा। तीसरा जो है उनको जो रास्ते में हर पड़ाव दर पड़ाव पे उनको जो आराम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। इस वजह से इस बार जो है मौतें ज्यादा हो रही हैं और सरकार कहती तो जरूर है कि घोड़े खच्चरों के लिए जो है हर बार जो व्यवस्था की जाएगी तमाम गर्म पानी की और कैटल फूड की और उनके रुकने की, और सबसे बड़ी बात है उनका मेडिकल चेकअप की कि घोड़े खच्चर चल रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं है। तो ये सब चीजें अगर प्रॉपर वहां पर होती तो मुझे लगता है कि इतने पैमाने पर जो है इस तरह से घोड़े खच्चरों की मौत नहीं होती। ये एक बड़ा कारण है कि अभी हाईकोर्ट से पहले जो है केंद्र सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। जो केंद्र सरकार का जो पशुपालन मंत्रालय है उसकी तरफ से भी एक नोटिस जो है उत्तराखंड सरकार को आया है। उन्होंने भी पूरी की पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसी मुद्दे को लेकर, इसी मामले को लेकर अब जो एक संस्था है उसने एक PIL डाली है हाईकोर्ट में और हाई कोर्ट ने जो है उस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सारा का सारा जो है सारी रिपोर्ट तलब की है। ये तो राज्य सरकार हाई कोर्ट में बताएगी कि भाई
उन्होंने उसने घोड़े खच्चरों के लिए जो है क्या व्यवस्था की है, क्या उनके लिए क्या व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था नहीं थी, उस पर रिपोर्ट देने के बाद आगे हाईकोर्ट जो है उस पर फिर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। कृषि विभाग में उनके द्वारा कई बदलाव किए गए हैं जिससे कि कृषि और किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2000 रुपए किसान प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही गई है। इसके लिए धन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की तर्ज पर प्रदेश सरकार किसान प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है। अपने केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी और अपने प्रदेश के मुखिया जिन्होंने कल ऐतिहासिक विजय हासिल की है, पुष्कर सिंह धामी जी का, कि लगातार वो किसानों को आय को दुगने की बात करने की बात कर रहे हैं। जहां किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। 2000 रुपया किसी के लिए किसान प्रोत्साहन राशि, उसको हमने अपने बजट अपने राज्यपाल के भाषण में उसको हमने शामिल किया है। उसके लिए धन की व्यवस्था इस बजट में हम कर रहे हैं और शीघ्र ही किसान सम्मान निधि की भांति किसान प्रोत्साहन राशि यहाँ के किसानों को मिलेगी, जो इनकी आय की दोगुनी करने में एक सार्थक कदम होगा। इसके लिए एक बार फिर मैं अपने नेतृत्व का आभार करता हूं। और मैंने आते ही अपने डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सख्तियां की हैं। हमने जितने अटैचमेंट थे, जो लोग पहाड़ में थे और वो देहरादून में रह रहे थे, ऐसे हॉर्टिकल्चर में 160 लोग, एग्रीकल्चर में 46 लोग, ग्राम विकास में 15 लोग उनके मूल स्थान पर भेजा है। हमने कहा कोई वास्तव में कोई जेन्युइन केस है तो उसकी हम मदद करेंगे, लेकिन जिस भावना के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था कि पहाड़ के अंतिम छोर पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, ये तभी से होगा जब अधिकारी वहां पर रहकर काम, और हम 1 साल के अंदर हमारी कोशिश होगी उस संग्राम को हम बनाकर पूरा करेंगे। मैंने आते ही परसों उसकी एक रिव्यू बैठक ली थी और हमारे अधिकारी भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शीघ्र ही उसके परिणाम नजर आएंगे। देखिए, कोशिश हुई थी, प्रयास हुआ था, हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक प्लान बनाया है। अपने केंद्र अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया। वहीं सांसद ने पिछले 8 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर सड़कों निर्माण किया है। वहीं ऑलवेंडर रोड के तहत टनकपुर लिपुलेक तक सड़क का निर्माण किया गया। इसके साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी से भी जोड़ा गया है। और वहीं टनकपुर, बागेश्वर, रामनगर, चौकुटिया से गैरसन रेलवे लाइन के सर्वे का कार्य गतिमान है। इसके अलावा केंद्रीय पोषित योजना का लाभ भी जनता को मिल रहा है तथा मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है। पिथौरागढ़, चंपावत में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। उत्तराखंड राज्य और मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने प्रत्येक गांव को, जो 150-250 के क्लस्टर वाले गांव थे, लगभग हमने 5000 किलोमीटर की सड़कें गांव के लिए बनाई। और वहीं भारतमाला के माध्यम, ऑल वेदर के माध्यम से हमने टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेक, कैलाश मानसरोवर तक रोड बनाई है।
मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, हमने भोजीपुरा, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने का काम किया। तो टनकपुर से हमारी 6 ट्रेनें चल रही हैं। सर्वे के काम हमारे टनकपुर बागेश्वर के और रामनगर चकुटिया गैरसैंण के, इन कामों में भी हमारी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हमने भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को मनरेगा के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम से भारत सरकार सीधे पैसे उनके खातों में आहरण कराती है। आपने बोला कि मेरे वहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का शुरू किया है। हमारे चंपावत और बागेश्वर के मेडिकल कॉलेज की हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं। पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 500 करोड़ रुपये दे दिया है। हमने पानी को शहरों में पहुँचाने के लिए, चाहे अल्मोड़ा की पेयजल योजना है, चाहे पिथौरागढ़ की आंवला घाट की पेयजल योजना है, जो बड़े शहर हैं, उन सभी बड़े शहरों को भी हमने पेयजल प्रोवाइड करने के लिए बड़े अभियान चलाया और उसमें हमने पैसा भारत सरकार के माध्यम से दिया। अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने विकास भवन सभागार में डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में जल शक्ति अभियान एवं अमृत सरोवर परियोजना के तहत किए गए कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मिशन के तहत हर प्रदेश में इसको लेकर के योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसको लेकर के उन्होंने अल्मोड़ा जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि जनपद में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि मैंने जो पिछले 2 दिन में ऑब्जर्व किया, इसमें अल्मोड़ा जनपद में काफ़ी अच्छा कार्य अभी तक किया गया है। इन्होंने करीब 110 साइट पहले आइडेंटिफाई की थी, उसको इन्होंने इंटरनली रिव्यू करने के बाद 79 लोकेशंस को फाइनली आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पर कि अमृत सरोवर का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर और उसके पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ अमृत सरोवर बनाने में कुछ इश्यूज़ भी हैं, उसको हमने नोट में लिया है अपने, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ गाइडलाइन यदि इशू करनी होंगी तो हम करेंगे। बट अच्छी बात है कि ये कार्य हर जगह, इनकी जितनी भी साइट से वहाँ पर शुरू हो गया। 6 साइट तो मैंने ही विजिट की हैं और हर जगह मैंने काम को आगे बढ़ते हुए देखा है। हमने इन्हें निर्देश दिए हैं कि भाई इसकी क्वालिटी एंड पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये तो हो गया अमृत सरोवर, जो कि इस वर्ष का फोकस आइटम है। बट बाकी आइटम, चूँकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एज सच वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये नोन है सबको, यहाँ पानी की परेशानी है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर पहले से भी बहुत कार्य किए जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी भी ये जान के देख के यहाँ पे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कई अच्छे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। केवल उसको एक तरीके से फाइनल शेप में लाना है, प्रोजेक्ट की फंडिंग की व्यवस्था करनी है, जो कि कार्य आसानी से हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में जनहित याचिका की निस्तारित कर दिया गया। आज सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया और सरकार ने सभी पुस्तकालय नगर निगम को दे दिए हैं और नगर निगम इनका संचालन कर रहा है, इसलिए जनहित याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। शपथ पत्र के आधार पर कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। इस तरह मदन कौशिक को हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।